पिछली कक्षा में हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में जानकारी हासिल की थी। सार्थक संख्याओं मापने में संभावित त्रुटियां, यथार्थ एवं परिशुद्ध के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन सारी चीजें जो है वो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन भौतिकी को यदि समझना है और अच्छे तरीके से समझना है तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन सब चीज़ों से। सबसे पहले हम लोग परिमाण क्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। परिमाण क्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये जो ब्रह्मांड है यह बहुत ही विशाल ब्रह्मांड है। इसमें बहुत सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा है। तो कुछ का साइज़ जो अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग आपस में कंपेयर कर पाते हैं, और कुछ तो ऐसी राशियाँ हैं जो बिल्कुल ही सूक्ष्म हैं। तो इस तरह से एक तरफ बहुत ही विशालकाय चीज़ है, तो दूसरी तरफ सूक्ष्म चीज़ है, और इन दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते, उसको अपने समझ में नहीं ला पाते हैं। ठीक है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि बस और ट्रेन में क्या अंतर होता है, या ऊपर से हम लोग देखते हैं तो जो स्टार और मून है वो देखने में उन दोनों के साइज़ में क्या डिफरेंस है। ये सब चीज़ें तो हम लोग इसको एक अंडरस्टैंडिंग है अपने पास, लेकिन एक स्टार और मून के एक्चुअल साइज़ में क्या क्या रिलेशन होगा, एक स्टार एक एटम के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उसका एग्जैक्ट साइज को जानें। हम यदि उसके अप्रॉक्स साइज को भी जानेंगे तब भी हम उसके जो विशालता है या जो सूक्ष्मता है उसको उसके लिए एक समझ डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक परिमाण क्रम का जो कांसेप्ट आया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वह एक लगभग मान के लिए किया गया है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका लगभग साइज क्या है, वो लगभग कितना बड़ा है, लगभग कितना छोटा है। तो उसके आधार पे हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या एक रिलेशन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कोई भी क्वांटिटी है वह कितनी बड़ी है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जैसे धरती और मनुष्य के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो क्या मायने रखता है, या दो आदमी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या मायने रखता है। तो इन सब के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास परिमाण क्रम हो, उसका लगभग मान हो, तो उससे भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो दो व्यक्ति आपस में खड़ा है उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का क्या मान हो सकता है, क्या उसका महत्व है, या जो धरती और अन्य ऑब्जेक्ट के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका क्या महत्व है। तो इस तरह से ये परिमाण क्रम का है कि एक लगभग मान हम जानना चाहते हैं। परिमाण क्रम जो होता है उसको हम लोग कोई भी संख्या हमारे पास, वो संख्या को हम लोग a into 10 to the power b के रूप में लिखते हैं। कोई भी संख्या जो हमारे पास है, उसको यदि साइंटिफिक तौर पे लिखना होगा, बहुत बड़ा राशि है या बहुत बड़ा छोटा राशि है, तो उसको जैसे हमें 1 करोड़ या उससे भी 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरह से यदि लिखना है, तो हम उसको ऐसे संख्या में तो नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 50, 10 टू दी पावर 100, इस तरह से करके यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक बड़ी राशि को भी लिख सकते हैं। उसी तरह से एकदम छोटी-सी राशि लिखनी है तो 10 टू दी पावर -15, 10 टू दी पावर -50, 10 टू दी पावर -40, इस तरह से हम लोग छोटी राशि को भी लिख सकते हैं। इसलिए कोई भी संख्या है उसको हम लोग a into 10 टू दी पावर b, a गुने 10 के घात b के रूप में लिखते हैं। जहाँ पर हम लोग a का जो मान होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है। a 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। जब भी कोई भी संख्या है उसको साइंटिफिक वे में लिखना होगा, तो जो a है वो a 1 से और 10 के बीच में होगा, और b तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, बहुत बड़ी पॉजिटिव धनात्मक संख्या हो सकती है, बहुत छोटी संख्या हो सकती है, बहुत छोटी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये a into 10 टू दी पावर b के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने प्रकाश का वेग के बारे में जानकारी कभी लिखा होगा तो उसको 3 into 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। और उससे भी आसान है, जैसे अगर जी जो हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो 6.67 into 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है।
तो इतनी बड़ी राशि को भी हम लोग a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर 3 जो है वो 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 6.67 ये 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है। तो ये जो रूप है ये a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में लिखा है। अब क्या है कि a इंटू 10 टू द पावर b को और भी आसान तरीका से लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि हम लोग लगभग मान की बात करते हैं। लगभग मान में क्या यह आवश्यकता है कि हमको एग्ज़ैक्ट 6.6 2 दशमलव के बाद तक इतनी बड़ी संख्या लिखनी पड़े, तभी हम इसका महत्व समझ पाएँगे। ये कितना क्या 3 इंटू 10 और 8 है, वो बहुत बड़ा है और 10 टू द 8 से वो क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, दोनों को हम एप्रॉक्स कर सकते थे क्या? जैसे 10 टू द पावर 11 है या 10 टू द पावर 12 है, वो दोनों में क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है क्या? तो यदि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं तो ऑलरेडी बहुत बड़ी राशि है, तो उसको थोड़ा-सा और बड़ा मान सकते हैं या एक बहुत या थोड़ा-सा छोटा मान सकते हैं। उससे हमको उसकी विशालता की अंडरस्टैंडिंग, उसकी विशालता की जो समझ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। इसलिए हम लोग a इंटू 10 b को और भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसको और कैसे अप्रॉक्सिमेट करेंगे? तो जो हम लोगों ने पूर्णांकन विधि समझी थी जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सिमेशन किया था। कुछ उसी तरीके से हम लोग 1 यदि 1 से 5 के बीच में है तो उसको हम लोग 1 मान सकते हैं और यदि उसको 1 मान लेंगे तो a इंटू 10 टू द पावर b को सिंपल 10 टू द पावर b लिख सकते हैं। उसी तरह यदि 5 जो है वो a जो है वो 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो हम उसको a को 10 मान सकते हैं और a को जब 10 मानेंगे तो a इंटू 10 टू द पावर b प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो दोनों संख्या मिल रही है वो सिंपल 10 के घात में मिल रहा है, 10 के घात में मिल रहा है। यही जो 10 के घात में जो संख्या हमको मिलती है, वही संख्या जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी क्वांटिटी का एक परिमाण क्रम माना जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण क्रम बोलते हैं। यहाँ पे गलती लिखा है परिणाम, यह परिमाण क्रम है। तो इसलिए 10 टू द पावर b और 10 टू द पावर b प्लस 1 क्या है? परिमाण क्रम है। इसको यहाँ पर क्या है कि यदि किसी चीज़ की आवश्यकता इन जनरल विशालता होती है या सूक्ष्मता होती है, वो और जो इक्वेशंस में यूज़ होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के फॉर्म में होता है। तो यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो किसी घात का, तो उस घात का जोड़ और सिंपल घटाव के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कभी-कभी हम लोग 10 टू द पावर b के जगह b को भी परिमाण क्रम बोलते हैं। b को भी हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण क्रम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। परिमाण क्रम, ये थोड़ा गलत है, परिमाण क्रम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब जैसे मान लीजिए कि हमें धरती का द्रव्यमान दिया गया है 6.0 इंटू 10 टू द 24 किलोग्राम। अब आपसे पूछा गया कि धरती के का द्रव्यमान है, उसका परिमाण क्रम क्या है? तो ये ऑलरेडी हमें a इंटू 10 टू द पावर b के रूप में लिखा हुआ है। a का जो मान है वो 6.0 है, मतलब क्या है 5 से बड़ा है। तो हम a को 10 ले लेंगे, जब a को 10 लेंगे तो ये 10 इंटू 10 टू 24 होगा, दैट मीन्स 10 टू 25 किलोग्राम होगा। तो धरती का जो द्रव्यमान है उसका जो परिमाण क्रम होगा वो 10 टू दी पावर 25 होगा, 10 टू दी पावर 25 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो वहां पर कपड़े की जो लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर करते हैं, तो क्या वह हमेशा 2.00 दे पाता है क्या? कभी-कभी हो सकता है कि वो 2.1 दे दे, 2.2 दे दे। उसको जो कपड़े हैं उसको पकड़ने में थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा पकड़ ले, कभी सीधा पकड़ ले। तो ये जो है एरर हो सकता है। खेतों में तो जैसे ज़मीन की नाप होती है, तो जब अलग-अलग आदमी आता है, उसको अलग-अलग नापता है, तो कुछ न कुछ बढ़ता और घटता रहता है। इसलिए गाँव सब में क्या होता है, ज़मीन की लड़ाइयाँ काफ़ी होती है। क्योंकि कोई अमीन आता है, तो वह कुछ और नाप के चला जाता है, दूसरा अमीन आता है, तो कुछ और नाप के चला जाता है। तो वो व्यक्ति टू व्यक्ति क्या होता है, एक डिफ़रेंस होता चला जाता है। तो इस तरह से कई बार होता है कि जिस मेज़रमेंट है, जो हमारे पास यंत्र है, उस यंत्र में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उससे यदि हम मेज़र करेंगे, उससे मापेंगे, तो हमको जो रिज़ल्ट आएगा, वो गलत आएगा। तो वहाँ भी हमको ये मिस्टेक होता है। तो इस तरह से मापने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में त्रुटियाँ होती है। इन त्रुटियों को कई भागों में डिवाइड उसको कई तरह से उसको लिया गया है, समझा गया है, ताकि उस त्रुटि को किस तरह से हम लोग दूर कर सकें। यदि हम त्रुटि को समझ लेंगे कि वो त्रुटि का कारण क्या है, तो उसका निवारण भी हम
निवारण के प्रति भी सावधान हो सकते हैं। तो कुछ जो त्रुटियाँ होती है, वह त्रुटियाँ क्यों होती है? तो जैसे हम लोग कभी-कभी कुछ कुछ संख्या कहीं से नोट करते हैं, तो 10 के बदले में 15 नोट कर लेते हैं। कहीं पे जूल है तो जूल के बदले में कैलोरी नोट कर लेते हैं, कैलोरी के बदले में जूल नोट कर लेते हैं, फ़ारेनहाइट है तो उसको डिग्री सेल्सियस नोट कर लेते हैं। सॉरी सेल्सियस नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से करके क्या है, कभी यूनिट में हम लोग गलती ले लेते हैं, कभी रीडिंग में गलत ले लेते हैं। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में थोड़े असावधान रहते हैं, चीज़ों को हल्का-सा कम महत्व देते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी हम लोग गलत ले लेते हैं। कभी-कभी हमारी दिमागी हालत भी ठीक ना रहे, तब भी हम लोग गलत ले लेंगे। कई बार तो ये जो 2 चीज़ें हैं, वो किस लिए होती है? वो असावधानी के कारण होती है। तो यदि हम थोड़ा सावधानी से लें, कोई भी रीडिंग लेते हैं, उसको 1 बार नहीं 2 बार, 3 बार उसको हम लोग ठीक से समझ कर लेते हैं। इन त्रुटियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। दूसरी त्रुटि क्या होती है? तो एक व्यवस्थित प्रकार की त्रुटि है। व्यवस्थित प्रकार की त्रुटि कैसे है? यदि किसी यंत्र में प्रॉब्लम है, तो वह कभी मेज़रमेंट करता है, तो वो मान लो कि नहीं भी कुछ वेट है, तब भी वह 0.5 किलोग्राम दिखा रहा है। तो 10 किलोग्राम का वेट दिखाएँगे तो वो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 0.5 10 टू द पावर 10.5 किलोग्राम दिखाएगा। तो इसलिए कई बार होता है कि जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं और जो अपने पास डिजिटल राज होता है, उसका इनिशियल रीडिंग नोट करते हैं। क्योंकि कई बार वो उसपे कुछ जो बर्तन रख दिया है, उस बर्तन का वेट की वज़ह से भी हमारा वहाँ पे कुछ रीडिंग आ रहा है। तो जब उसमें सामान रखेंगे तो उतना रीडिंग उससे ज़्यादा आना चाहिए। इस तरह से उस त्रुटि को हम लोग दूर करते हैं। अब जैसे क्या है कि हम लोग एमीटर से विद्युत धारा को नापते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर एमीटर का शुरू में ही रीडिंग 0.1 एम्पीयर आ रहा हो, जब कोई करंट, कोई विद्युत धारा नहीं फ्लो हो रही है, तब भी उसकी रीडिंग 0.1 एम्पीयर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं एमीटर जो रीडिंग लेगा, वो रीडिंग एरर होगा। जहाँ पे वो 10 एम्पीयर पढ़ना चाहिए, वो 10.1 एम्पीयर पढ़ेगा। तो जैसे कि वास्तविक विद्युत धारा क्या हो जाएगा कि जो माप द्वारा प्राप्त विद्युत धारा है, उसमें हमको जो इनिशियल जो एरर आ रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। सॉरी ये प्लस है, ये माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो जब 0 था तब तो 0.1 बोल रहा था, तो उसको वास्तव में 0 करने के लिए माइनस करना पड़ेगा 0.1। तो उसी तरह से यदि 10.1 आ रहा है तो उसमें माइनस आप करोगे 0.1 से, तो वो 10 मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है? जितना रीडिंग है उसको माइनस कर दें। यदि ये माइनस 0 पॉइंट, जैसे अगर वो डिफ्लेक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट हो सकता था, तो 0 के समय में वो माइनस 0.1 होता, तो फिर ये ऑटोमेटिक 0 पॉइंट प्लस हो जाता। मतलब ये क्या है, एरर है उसको माइनस करना है इस केस में। दूसरा क्या है कि तराजू की डंडियाँ, क्या होता है बाज़ार में पहले लोग तराजू से सामान खरीदते थे, तो उसको डेलिबरेटली हाथ से कहीं एक तरफ झुका देता था, जिसकी वज़ह से क्या है, जो मेज़रमेंट होता था आदमी को कम सामान मिलता था। तो कोई चालाक आदमी होगा तो उसको सही तरीके से जो तराजू को रखने के लिए बोलेगा, तो इस तरह को जो डंडी मारने की प्रक्रिया है उसको संशोधित कर सकते हैं। तीसरा त्रुटि क्या है, इसको बोलते हैं अल्पमतमांक के कारण त्रुटि। क्या है कि कोई भी यंत्र है, वो जो मेज़रमेंट करता है, उसको मेज़रमेंट जो करता है वो उसका एक मिनिमम राशि को मेज़रमेंट करता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास स्केल था, हम लोगों ने स्केल की बात की थी, जिसमें 10 सेंटीमीटर का स्केल था, उसमें उसको 10 फर्दर पार्ट में बँटा हुआ था, पॉइंट जो 1 एमएम के बराबर था। अब जो 1 एमएम है वह उसका क्या है, उससे छोटी राशि को वो अपना जो स्केल है वो मेज़र नहीं कर सकता था, तो इसलिए 1 एमएम क्या था, वो हमारा जो स्केल था उसका अल्पमतमांक था। मतलब क्या है, लिस्ट नंबर बोलते हैं उसको, लिस्ट नंबर। तो ये जिसको वो मेज़र कर सकता है, तो उससे नीचे वो मेज़र नहीं कर सकता है। तो इस वज़ह से क्या होगा कि कहीं न कहीं वो जो 0.1 सेंटीमीटर का जो है, वो कहीं न कहीं एरर हो सकता है। जैसे 1 एमएम से थोड़ा-सा यदि बड़ा होगा और 2 एमएम से थोड़ा-सा छोटा होगा, तो जो एरर है वो 1 एमएम से 2 एमएम के बीच में जो एरर होगा, क्योंकि या तो उसको हम 1 एमएम मांग लेंगे या 2 एमएम मांग ले लें। तो मतलब क्या है कि उसके बीच में जो गैप है 1 एमएम का, जिसको अल्पमतमांक बोलते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं हमको एरर मिलता है। तो इसलिए मापने में भी क्या त्रुटि हो रही है? अल्पमतमांक की त्रुटि होगी।
जैसे स्केल का हम लोगों ने देखा था 0.1 mm है, तो उसमें जो त्रुटि थी वो 0.1 mm का था। मल्टीमीटर का अल्पमतनांक 0.1 एम्पीयर होता है। तो अगर हमने कोई माप माना 1.6 एम्पीयर, तो अब वो 1.6 एम्पीयर है, वो 1.65 भी हो सकता था या 1.55 भी हो सकता था। मतलब जो 0.1 एम्पीयर के रेंज में जो है उसमें प्रॉब्लम 0.1 एम के रेंज में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि ये 1.6 प्लस माइनस 0.05 एम्पीयर है। इसका मतलब क्या है, इसमें एरर है। एरर कितना है? 0.05, 1.6 से थोड़ा ऊपर भी है और 0.0 नीचे भी है। मतलब ये 1.55 भी हो सकता था या 1.65 भी हो सकता था, मतलब लेकिन ये 1.7 नहीं हो सकता था, इसका तात्पर्य ये है। तो इस तरह से जो एरर आ रहा है उसमें हम लोग ये त्रुटि जो आ गई, उस त्रुटि को थोड़ा प्लस माइनस करके अपना वास्तविक मान को समझ सकते हैं। अब कुछ होता है जो रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर क्या होता है कि जब भी हम कई बार मेजर करते हैं, खुद ही यदि फीता से मेजर करें तो हर बार हमको कभी वो 10.001 मीटर आ जाएगा, कभी 10.02 मीटर आ जाएगा, कभी 9.999 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। स्टॉपवॉच में आपने जैसे देखा होगा कि स्टॉपवॉच में हम कितना भी बोले तो कुछ न कुछ सेकंड का या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क हमको पड़ता ही पड़ता है। हम क्योंकि माइंड से सिग्नल जाती है उसको दबाते-दबाते कुछ कभी हम पहले दबा देते हैं, कभी बाद में दबाते हैं और कभी रेयर केस में ऐसा होगा कि एग्ज़ैक्ट टाइम पे भी दब जाती होगी। तो इस तरह से करके क्या है कि हम जितनी बार मेजर लेंगे हर बार वह एरर आएगा, लेकिन उस एरर का जो है ना रूप एक समान नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एरर आ रहा हो। कभी वो 0.5 आ रहा है, कभी माइनस 0.5 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी उस पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटियाँ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? यादृच्छिक त्रुटियाँ बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि रैंडम एरर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, वो आएगा। वैसे स्टॉप वॉच से समय नापते हैं तो वहाँ भी हर बार हमको अलग-अलग आ रहा है। हमको 10 मिनट में रोकना चाहिए, लेकिन वो कभी 10 मिनट बज के 5 सेकंड में रुकता है, कभी 10 सेकंड बज के 2 सेकंड में, कभी 9 मिनट 10 बजने से पहले 10 मिनट से पहले ही हम उसको दबा देते हैं, क्योंकि ये मेंटल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब वर्नियर कैलिपर से जब हम लंबाई नापते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि वो पहले हमको कोई भी मटेरियल है उसको थोड़ा दबाना पड़ता है। तो जब उसको हम लोग दबाते हैं तो यदि ज़्यादा दबा देते हैं तो जो उसका इनिशियल रीडिंग है वह बदल जाता है और उसको कम दबाते हैं तो उसकी इनिशियल रीडिंग बदल जाती है। तो हम यदि बार-बार भी उसको मेज़रमेंट करें तब भी कहीं न कहीं वो प्लस माइनस होता रहता है। उसकी वज़ह से हर बार जो रीडिंग आ रही है, वो अलग-अलग रीडिंग आ रही है। ये जो दोनों के बीच में पकड़ने की प्रक्रिया है, वो कितना दबता है, कभी कम दब जाएगा, कभी ज़्यादा दब जाएगा, उसकी वज़ह से जो इनिशियल रीडिंग है वो बदल जाती है और जब इनिशियल रीडिंग बदल जाएगी तो बाकी सारी रीडिंग्स बदल जाते हैं और उससे हमको हर बार अलग-अलग रीडिंग मिलता है। अब वो अलग-अलग रीडिंग एग्ज़ैक्ट भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो अब जैसे मान लो कि हमको रैंडम एरर है, तो उसको कैसे एस्टिमेट करें? क्योंकि रैंडम एरर को एस्टिमेट करेंगे तभी हम अपना जो हमें जो आंसर मिल रहा है, उसको हम वास्तविक आंसर के पास कैसे ले जा सकें, वो कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई राशि है जिसका वास्तविक मान एक्स है, अब उसको हम लोग बार-बार नापते हैं। बार-बार नापने से हमको जो रिज़ल्ट आता है वो x1, x2, x3, x4, xn माइनस 1, xn इस तरह से हो सकता है कि x2 और x3 बराबर हो या x2 xn माइनस बराबर हो। उन्हें ऐसा नहीं है कि सभी अलग-अलग ही रहेंगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मान आ रहा है। फर्स्ट टाइम का मान है ये, सेकंड टाइम का मान है ये, थर्ड टाइम का मान है वो। हो सकता है कि सारे के सारे मान बराबर ही हो सकता है, ये सत्य नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हमको अगर n टाइम्स उसको मेज़र करेंगे तो n टाइम्स हमको n टाइम्स हमको इसकी अलग-अलग वैल्यू आएगी। अब अलग-अलग वैल्यू आएगी तो उसमें कुछ न कुछ एरर होगा। एरर क्या हो जाएगा? जैसे अगर मान लो x1 है, अगर वास्तविक मान x है, तो ये एरर क्या हो जाएगा? x माइनस x1। लेकिन हमें x तो पता नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग तो मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो हमको x के पास कैसे पहुँचा जाए, ये समझना है। तो हमारे पास जो जितनी रीडिंग आ गई है, उन रीडिंगों का हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज हो गया, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सारी राशियों को हम लोग
ऐड करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और जितनी राशि है उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो बंदरबाट हो गई। बंदरबाट में तुमने मान लिया कि ये जो संख्या सब आई थी वो उसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल करके अब एवरेज निकालो तो हम कहीं न कहीं दिमाग में एज्यूम करना चाह रहे हैं कि चूँकि हमने n टाइम्स लिया है तो उसमें से हो सकता है n/2 टाइम्स जो है ज़्यादा आया होगा, n/2 टाइम्स कम आया होगा तो दोनों मिला कर के कहीं न कहीं हमको वास्तविक मान के बराबर होगा। लेकिन क्या ये वास्तव में ये जो औसत मान है बराबर होगा? अगर हम xn की जगह यहाँ पे प्लस xn प्लस 1 कर देते तो जो एवरेज x थोड़ा-सा बदल जाता। तो क्या एवरेज x जो है वो भी तो बार-बार बदल रहा है, तो क्या वो x के बराबर हो सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स x के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब स्टिल देयर इज़ सम त्रुटि, त्रुटि हो सकती है। जो हमारा औसत x है, औसत मान है, उस औसत मान में भी त्रुटि हो सकती है। तो औसत मान में भी जो त्रुटि हो सकती है, तो फिर हम अपने जो आंसर है उसको किस तरह से बराबर करें? तो अब ये देखिए कि जो अपना औसत मान है, वो भी वास्तविक मान से अलग हो सकता है। तो इसको किस तरह से दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, उसके लिए हमको निकालना पड़ता है x को हमको कैसे लिख सकते हैं x इक्वल टू x औसत x प्लस माइनस त्रुटि। अब ये त्रुटि कैसे निकालना है वो देखते हैं। त्रुटि कैसे निकालते हैं? तो त्रुटि को निकालने के लिए हमको मानक विचलन को पहले निकालना पड़ेगा, सिग्मा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो कोई भी राशि है उसमें से हम एवरेज को घटा देते हैं xi माइनस x उसको स्क्वायर करते हैं। फिर वो सारे इस तरह से हमको n क्वांटिटी मिलती है, सबको ऐड करते हैं। फिर उसको n से डिवाइड करके उसका एवरेज निकालते हैं और फिर उसको रूट ओवर कर देते हैं। उससे हमें मानक विचलन मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है, तो यदि हम मानते हैं कि अगर n की संख्या 8 से अधिक हो तो त्रुटि सिग्मा है। अगर हम किसी भी राशि को 8 से अधिक बार मेज़र करें, तो उस कंडीशन में जो हमको त्रुटि मिलेगा वह मानक विचलन के बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगा। तो इसलिए हम इसको फाइनली जो वास्तविक मान है उसको औसत मान को प्लस माइनस ये स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग को फ़ॉर्मूला पता चल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे? तो जितना भी रीडिंग आया उसमें से हम लोग औसत मान को घटा देते हैं, फिर उसको स्क्वायर करके, फिर उसको आपस में ऐड करके, फिर उसका एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर देते हैं और जो संख्या मिलती है उसका रूट ओवर निकालते हैं, तो उससे हमको मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। और उससे हमको फिर x के मान को हम लोग मान सकते हैं कि x इक्वल टू औसत x प्लस माइनस सिग्मा। अब इसको जो है और शुद्ध करना है तो हम सिग्मा की जगह 2 सिग्मा ले सकते थे, 3 सिग्मा ले सकते थे। उससे जो x की वैल्यू है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनके बीच में लाई करता। इसलिए यदि हम x इक्वल टू x प्लस माइनस 1.96 सिग्मा लेते हैं, तो यह 95% सत्य है कि x की वैल्यू इसी बीच में से कहीं न कहीं होगी। और इसको सिग्मा को थोड़ा और 3 टाइम्स कर लेते हैं, तो 99% ये हमारा इधर झुकता है। इसलिए जो है सिग्मा का ये ग्राफ निकाला जाता है। ये जो ग्राफ निकलता है इसमें ये बताया जाता है कि ये 1 सिग्मा लेते हैं तो 95% हो जाएगा। और उस 1 से 2 सिग्मा लेने से 95%, 1 सिग्मा लेने से 68% और 3 सिग्मा के बराबर लेने से करीब 99.7%। तो ये है कि x की वैल्यू इन्हीं के बीच में होगी। ये जो दिखा रहा है ग्राफ, ये ग्राफ दिखा रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा चांस है। x का सबसे यहाँ पे चांस ज़्यादा होगा और हमारे जो रीडिंग है वो रीडिंग इतना भी ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा, इसलिए इधर x के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ज़्यादा सब चांस है कि s इसी के बीच में होगा। सिग्मा इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से हम लोगों ने एरर के बारे में जानकारी हासिल की। इन जनरल आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, इसका फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब भी आपके पास 10 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी दी जा रही है, तो आप x1, x2, x3 लिख लीजिए। फिर उससे आप xi माइनस x निकाल लीजिए। फिर उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके फिर सवाल देखिए कि वो कितना, अगर केवल त्रुटि निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो x इक्वल टू औसत x प्लस माइनस सिग्मा होगा।
यदि बोल रहा है कि यदि 95% तक हमको सत्य ट्रू वैल्यू चाहिए तो 1.96 सिग्मा करिएगा, यदि 99% चाहिए तो 3 सिग्मा करिएगा। अब हम लोग एक माप से रिलेटेड एक जिस तरह से हम लोगों ने रैंडम त्रुटि की बात कर रहे थे, यादृच्छिक त्रुटि की बात कर रहे थे, रैंडम एरर की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि हर बार जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो बदल-बदल करके आ रहा है। तो अब ऐसा है कि 2 इस कांसेप्ट आता है, एक होता है यथार्थता। यथार्थता, एक्यूरेसी बोलते हैं उसको, और परिशुद्धता, यथार्थता और परिशुद्धता। तो परिशुद्धता होता है प्रिसीजन, यथार्थता होता है एक्यूरेसी। अब देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या है, मतलब उसको समझना बहुत जरूरी है। यथार्थ मतलब क्या, जो वास्तव में है, यथार्थता मतलब जो वास्तव में जो हमको रीडिंग मिल रहा है, जो हमने मेजरमेंट किया है, उसका जो मान है, वो वास्तव में जो मान है उसके बराबर है कि नहीं, उसके बराबर या उसके आसपास में होगा तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो रीडिंग आया है वो यथार्थ है। ठीक है। ये जैसे कि मान लो कि यहाँ से जो तीर हमने चलाया और सेंटर में हमारा जो टारगेट था उसको अटैक कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ, यथार्थता इसका क्या है, 100% है। यहीं पर यदि हम लोग ये रेड जोन से करके व्हाइट जोन में चले जाए तो भी हम बोलेंगे कि यथार्थता तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। और यदि काफी दूरी पे चले जाए, इस व्हाइट जोन में चले जाए या इस रेड जोन में चले जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो रीडिंग था वह रीडिंग यथार्थ नहीं था, क्योंकि जो सत्य का वैल्यू है उस सत्य वैल्यू से काफी वो दूर हो गया। प्रिसीजन क्या है, परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता जो है सो हमारे यंत्र के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। परिशुद्धता क्या है, वो हमारे यंत्र का जो हेल्दीनेस है वो बताता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने बार-बार रीडिंग लिया, बार-बार तीर चलाया और वह तीर बार-बार इसी सेंटर में लग रहा है। इसका मतलब है कि जो तीर चलाने वाला है वो बहुत ही माहिर आदमी है, उसका प्रिसिजन बहुत अच्छा है, वो परिशुद्ध है वो। तो कोई भी यंत्र जब बार-बार वही मान दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह यंत्र जो है वो परिशुद्ध है। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि जो तीनों तीर लगे हैं वो तीनों तीर एक जगह लगे हैं, इससे परिशुद्ध तो है ही, साथ में चूंकि ये वास्तविक वैल्यू के पास भी लगे हैं तो इसका मतलब ये यथार्थ भी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये जो 3 तीर है ये यहाँ न लग करके ये यहाँ लगता। उस स्थिति में वो यथार्थ नहीं रहता लेकिन वो परिशुद्ध रहता। लेकिन अगर एक तीर यहाँ लग जाता, एक तीर यहाँ लग जाता, एक तीर यहाँ लग जाता, उस कंडीशन में जो तीर मारने वाला है उसका अंदाज अच्छा नहीं है, इसलिए कहीं-कहीं भी मार दे रहा है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ भी आंसर दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट की जो शुद्धता है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी जो परिशुद्धता है वो कम है। इसलिए इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, पुनरुत्पादकता। क्यों? क्योंकि यह बार-बार हमको वही उत्पादन दे करेगा, इसलिए उसको पुनरुत्पादकता कहते हैं। बार-बार हमको जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम रिजल्ट आ रहा है। अब इस तरह से एक छोटा-सा एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आप देखिए कि जो तीर चलाया उसका निशान लगाया है। यहाँ पर 4 तीर चले, चारों का निशान बिल्कुल सेंटर पे गया। इस कंडीशन में क्या है कि इसमें सेंटर पर तो नहीं गया है, लेकिन सेंटर के पास में ही गया है, लेकिन अलग-अलग दिशा में चला गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सेंटर भी नहीं गया, सेंटर से पास में भी नहीं गया, सेंटर से काफ़ी दूरी पे गया, लेकिन जितने भी तीर लगे वो सभी एक साथ लगे, जो भी रिजल्ट आया वो आस-पास का ही रिजल्ट था। और इसमें हम लोग देखते क्या है कि इसमें न रिजल्ट आस-पास है, ना सेंटर के ही पास है, एक ही सेंटर के पास है, बाकी सब दूर-दूर है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें यथार्थ कौन है, परिशुद्ध कौन है? तो ये 4 चीज़ें हमें मिल सकती है। इसको देख कर के आप बोलोगे कि यथार्थ है, क्योंकि यह आंसर एकदम वास्तविक मान के बराबर है। इसको देख कर के भी बोल सकते हो यथार्थ है, क्योंकि ये थोड़ा-सा पास-पास में ही है। यहाँ पर थोड़ी दूरी बढ़ गई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो है यथार्थ नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें दूरी काफ़ी बढ़ गई, ये यथार्थ नहीं है। इसके केस में परिशुद्धता है क्योंकि बार-बार हमको वही रिज़ल्ट मिल रहा है, इसलिए यह परिशुद्ध है। यहाँ पर क्या है कि बार-बार रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, परिशुद्ध नहीं है। यहाँ पे अगेन देखिए आप, रिज़ल्ट बार-बार सेम आ रहा है, तो ये क्या है, परिशुद्ध है। यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए
परिशुद्ध नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह तो परिशुद्ध भी नहीं है, यथार्थ भी नहीं है। मतलब ये अयथार्थ एवं अपरिशुद्ध है। ये आपका यथार्थ तो नहीं है लेकिन परिशुद्ध है, क्योंकि आंसर्स एक साथ आ रहे हैं। यह यथार्थ है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। ये यथार्थ है और परिशुद्ध दोनों भी है। तो यह देखिए आपका ये अयथार्थ है तथा अपरिशुद्ध है, क्योंकि ये न पास-पास में है, न ही ट्रू वैल्यू के पास में है। ट्रू वैल्यू से भी दूर है, मतलब यथार्थता से भी परे है। अब इसके केस में क्या है, यह यथार्थ तो नहीं है लेकिन परिशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रीडिंग्स आ रहे हैं वो आस-पास के ही रीडिंग्स आ रहे हैं, इसलिए यह क्या है, परिशुद्ध है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आंसर तो ट्रू वैल्यू के पास में आ रहा है लेकिन सब अलग-अलग आ रहा है। मतलब क्या है, ये यथार्थ तो है लेकिन अपरिशुद्ध है। ये जो आंसर है अपरिशुद्ध, हमारा यंत्र में कहीं न कहीं कुछ खराबी हो, बार-बार इधर-उधर हो जा रहा है। और इस केस में क्या है कि वो यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। ये हम लोगों ने आज भौतिकी की समझ में अपनी जानकारी हासिल की। मैं इसके इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के ऊपर मैं कुछ अपने सवाल आप लोग को अपलोड करूँगा, जिनको आप लोग सब बनाइएगा। इसको पुनः हम लोग 1 सप्ताह के अंदर-अंदर उसको हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में जाएँगे। और आप सबसे हैं कि जो भी इच्छुक बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो अब जल्दी से जल्दी जो ग्रुप जो लिंक हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उससे अटैच होइए, क्योंकि अब आगे की जो कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह पूरे फिजिक्स को करने के लिए आवश्यक है। तो उसको जो है वेक्टर मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, उसको हम लोग करना सीखने वाले हैं। तो इसलिए अब आवश्यक है कि आप लोग अब धीरे-धीरे सीरियस होइए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। कहीं कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप में और अन्य माध्यम से हमें पूछिए, मैं आपको सारा जवाब दूँगा। अब मैं पुनः एक बार अपने प्रोफेसर एस शिववर्मा सर को नमन करता हूँ और आज का यह क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।